हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवा एकेडमी। पिछली क्लास में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस जो कि लेबर लेजिस्लेशन से रिलेटेड हैं उनके बारे में पढ़ा था, और आज हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लेबर लॉस आपका एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लेवल पर लेबर स्टैंडर्ड सेट करने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंडली, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में ईपीएफओ और एनफोर्समेंट ऑफिसर वाले में और एपीएफसी में, इवन एएलसी में भी आईएलओ से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, पूछे गए हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक में भी स्पेशली जो आईएलओ की कन्वेंशंस हैं जो कि इंडिया ने रेटिफाई की हैं या नहीं की हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम इसी क्लास में आगे पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। आईएलओ इस्टेब्लिश हुआ है ट्रीटी ऑफ वर्साई के ज़रिए, और ट्रीटी ऑफ वर्साई के पार्ट 13 जो कि स्पेशली लेबर को एड्रेस करता है, उसके ज़रिए आईएलओ इस्टेब्लिश हुआ 1919 में। ये फाउंड हुआ था पेरिस में। ठीक है, नाउ एट प्रेजेंट इसके जो 11th और करंट डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं गिलबर्ट एफ हुआंगबो, जो कि मार्च 2022 में बने थे, और ये पहले अफ्रीकन हैं जो कि इस पोस्ट पर हैं। ठीक है, अब आईएलओ के साथ ही लीग ऑफ नेशन एजेंसीज भी बनी थी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुई ट्रीटी ऑफ वर्साई के ज़रिए। ट्रीटी ऑफ वर्साई के ज़रिए मेनली 3 चीज़ें हुई हैं। ठीक है, आईएलओ इस्टेब्लिश हुई, लीग ऑफ नेशंस इस्टेब्लिश हुई, और वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुई। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब आईएलओ इज़ दी ओनली ट्राईपार्टाइट एंड दी ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी। अब ये ओल्डेस्ट हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, क्योंकि एक और ऑर्गेनाइजेशन है आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1865 में। बट जब यूनाइटेड नेशंस बना वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के बाद, तो उसकी पहली जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वो थी आईएलओ। तो उस हिसाब से आईएलओ उसकी फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी बन जाती है। एट प्रेजेंट इसके 187 मेंबर्स हैं, जिसमें से 186 मेंबर्स जो कि यूनाइटेड नेशंस के हैं आउट ऑफ 193, प्लस कुक आइलैंड इसके मेंबर्स हैं। नाउ आईएलओ मूव्ड इट्स परमानेंट हेडक्वार्टर टू जेनीवा इन 1920। शुरुआत में इसके हेडक्वार्टर्स बेसिकली टेम्प्रेरी बेसिस पर थे, जो कि लंदन और पेरिस में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, लेकिन 1920 में इन्होंने डिसाइड किया, आईएलओ की जो गवर्निंग बॉडी थी उसने डिसाइड किया कि जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में इसके एक परमानेंट हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। नाउ इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएलओ। ठीक है, 1919 में ही, और 1922 में इंडिया एक परमानेंट मेंबर बनता है आईएलओ की गवर्निंग बॉडी का। गवर्निंग बॉडी बेसिकली आईएलओ के जो 3 ऑर्गन्स हैं उसमें से एक है गवर्निंग बॉडी, उसका मेंबर इंडिया 1922 में बना, और आईएलओ का हेडक्वार्टर इंडिया में 1928 में बना, जो कि न्यू दिल्ली में बना था। नाउ फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि 1944 में साइन हुआ था। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। नाउ आईएलओ को नोबेल प्राइज़ मिला, नोबेल पीस प्राइज़ 1969 में इसकी 50th एनिवर्सरी पर। और इसका एक ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर है। ट्राईपार्टाइट मैंने बताया था 3 पार्टीज होती हैं, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स, इस पर्सपेक्टिव में। ठीक है, और ये तीनों ही इस ऑर्गेनाइजेशन में एक बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर जाते हैं। गवर्नमेंट्स अपने जो लेबर मिनिस्ट्री होती है या फिर उसके जो भी ऑफिसर्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकें इंडिया को, वो, और नेशनल लेवल पर जो भी ट्रेड यूनियंस हैं और एम्प्लॉयर्स यूनियन हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स आईएलओ में इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इट वॉज फाउंडेड ऑन द बिलीव दैट सोशल जस्टिस इज एसेंशियल फॉर यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस। यानी कि इस बेसिस पर आईएलओ को इस्टेब्लिश किया गया था कि लॉन्ग लास्टिंग पीस के लिए सोशल जस्टिस बहुत ज़रूरी है। 1946 में आईएलओ बिकेम ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द देन न्यूली फॉर्म्ड यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद। Now ILO established the International Institute for Labor Studies in 1960 and International Training Center ट्यूरिन में 1965 में। अब इसका प्रियम्बल क्या कहता है आईएलओ को? सोशल जस्टिस एज अ फाउंडेशन ऑफ पीस। ठीक है, ऑलरेडी जो इसका बेस है, जिस तर्ज पर आईएलओ को बनाया गया है, वो यही है। द रेस टू बॉटम फैलिसी एंड स्पेसिफिक एरियाज ऑफ अर्जेंसी। तो ये 3 चीज़ें इसके प्रियम्बल को बनाती हैं। अब देखिए, इन तीनों चीज़ों में जो भी लिखा हुआ है एग्जैक्ट लैंग्वेज, वो आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 22 से प्रीवियस ईयर में ईपीएफओ से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि
ये एक एरिया सेट कर देता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रियम्बल क्योंकि इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 3 पॉइंट्स हैं इसमें, तो उसे आप ज़रूर एक बार पढ़िए। ओके, नाउ फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ते हैं। आईएलओ की जनरल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई 26th सेशन फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है, जो कि हुई थी 10 मई 1944 को। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश करती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि प्रिंसिपल्स हैं लेबर इज़ नॉट अ कमोडिटी, ठीक है। ये चारों ही पॉइंट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आया हुआ था। नाउ लेबर इज़ नॉट अ कमोडिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ एसोसिएशन आर एसेंशियल टू सस्टेन प्रोग्रेस, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल राइट भी है। पॉवर्टी एनीवेयर इज अ डेंजर टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर एंड द वॉर अगेंस्ट वांट रिक्वायर्स टू बी कैरिड ऑन विद द अनरिलेंटिंग विगोर विद इन ईच नेशन। बेसिकली ये कहता है कि 3 पार्टीज जो हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वर्कर्स के, एम्प्लॉयर्स के और गवर्नमेंट्स के, उनको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए ताकि एक डेमोक्रेटिक डिस्कशन इस मुद्दे पर भी किया जा सके और कॉमन वेलफेयर को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। तो ये चारों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ डिक्लेरेशन जो हुआ था, ये फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन, ये 10 ऑब्जेक्टिव्स बताता है। इसके 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड रिवाइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सेकेंड, satisfaction of workers in their occupation, now placing workers in the jobs where they can utilize their skills fully, यानी कि जो भी वर्कर्स की स्किल्स हैं वो अपनी स्किल्स का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकें, उन्हें यूटिलाइज पूरी तरह से कर सके। तो ऐसी जॉब्स में जो ऑक्यूपेशंस हैं उन्हें मतलब सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए वर्कर्स को। फैसिलिटेटिंग ट्रेनिंग एंड लेबर मोबिलिटी, फेयर पॉलिसी ऑन वेजेस, आवर्स एंड वर्किंग कंडीशंस, अगेन वही बेसिक आ गया कि वेजेस की फेयर पॉलिसीज होनी चाहिए, जो वर्क आवर्स हैं वो भी फेयर होने चाहिए, वर्किंग कंडीशंस भी फेयर होनी चाहिए, है ना। मिनिमम लिविंग वेज, वो सभी जो हमने पहली क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। रिकॉग्निशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट्स, एक्सपेंशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स लाइफ एंड हेल्थ, सपोर्ट फॉर चाइल्ड वेलफेयर एंड मैटरनिटी प्रोटेक्शन, जिसके लिए इंडिया ने ऑलरेडी मैटरनिटी बेनिफिट और चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट पास की हुई है। प्रोविजन फॉर एसेंशियल नीड्स एंड इंश्योरिंग इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि वर्कर्स सिर्फ काम ना करें बल्कि ग्रो करने के लिए उनके लिए एजुकेशनल और वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़रूरी हैं, जिनका इक्वल एक्सेस उन्हें मिलना चाहिए। नाउ आईएलओ की मेंबरशिप देखो, ऑलरेडी हम देख चुके हैं 187 मेंबर्स हैं, ठीक है, 187 मेंबर्स हैं। और आईएलओ के मेंबर बनने के लिए सबसे पहले तो जो भी 1 नवंबर 1945 को आईएलओ के मेंबर्स थे वो सभी रहेंगे। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ओरिजिनल मेंबर्स आईएलओ के मेंबर बन सकते हैं। और एनी स्टेट दैट अटेन्ड मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस बाय अ डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, मे बिकम अ मेंबर ऑफ आईएलओ। अब इसके लिए एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस ज़रूरी होता है, ठीक है। Now, the General Conference of ILO may also admit a state as a member by a vote of 2/3 of the delegates attending the session। यानी कि जो जनरल कॉन्फ्रेंस होती है ILO की, वो भी किसी मेंबर को एक मेंबर स्टेट के तौर पर एडमिट कर सकते हैं 2/3 वोटिंग के साथ। अब विड्रॉल कैसे होगा? देखो, कोई भी जो मेंबर है वो अपनी मेंबरशिप को विड्रॉ कर सकता है डायरेक्टर जनरल के ऑफिस में एक नोटिस देकर, लेकिन वो विड्रॉल जो है वो 2 साल के बाद इफेक्ट में आएगा। अब ये 2 साल का टाइम पीरियड इसीलिए है क्योंकि मेंबर्स के जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं जो उन्होंने फुलफ़िल नहीं किए हैं उन सभी को चेक करने के लिए और भी कई चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस मेनली इसमें ज़रूरी हैं। इन सभी को फुलफ़िल करने के बाद ही उनकी मेंबरशिप को जो है वो विड्रॉ किया जा सकता है। अब आईएलओ का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, आईएलओ में 3 बॉडीज़ हैं मेनली, ILC, ILO and governing body। ILC is International Labour Conference, International Labour Office and governing body। अब ILC जो है ये इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स और ब्रॉड ILO पॉलिसीज़ को सेट करती है, ठीक है। ये एनुअली इसकी मीटिंग होती है जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में। और ILC को इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ लेबर भी कहा जाता है। Now, the annual meeting is attended by delegates of governments, workers and employers of ILO member states। अब ये delegates जो हैं वो कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं? तो देखिए, जनरली
गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो मिनिस्टर्स होते हैं या फिर ऑफिशियल्स होते हैं जो कि लेबर मिनिस्ट्री के होते हैं या फिर लेबर अफेयर से रिलेटेड होते हैं, वो होते हैं। नाउ एम्प्लॉयर और वर्कर के जो डेलीगेट्स होते हैं वो नेशनल लेवल पर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्कर्स की और एम्प्लॉयर्स की, उनमें से सिलेक्ट किए जाते हैं एक म्यूचुअल अग्रीमेंट के जरिए गवर्नमेंट और इन ऑर्गेनाइजेशंस में। तो एम्प्लॉयर और वर्कर के जो डेलीगेट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इस तरीके से जाते हैं आईएलओ में। और हर डेलीगेट का इक्वल राइट होता है और एक वोट होता है। सेकेंड बॉडी है गवर्निंग बॉडी। देखिए, गवर्निंग बॉडी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है आईएलओ का। ये साल में 3 बार इसकी मीटिंग होती है और इसका मेन फंक्शंस जो होते हैं वो होते हैं पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, सेटिंग द कॉन्फ्रेंस एजेंडा। आईएलओ का बजट रिव्यू और स्क्रूटनी भी गवर्निंग बॉडी ही करती है। डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करना, ठीक है, जो कि अभी गिलबर्ट हुआंगबो हैं, उन्हें अपॉइंट करने का काम गवर्निंग बॉडी करती है। एंड मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो भी आईएलओ के रिकमेंडेशंस हैं या कन्वेंशंस हैं जो कि आईएलओ ने अडॉप्ट की हुई हैं और मेंबर स्टेट्स ने अगर उसे रेटिफाई किया हुआ है तो वो उसे मान रहे हैं या फिर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसे मॉनिटर करने का काम भी गवर्निंग बॉडी करती है। ओके, अब इंडिया इस गवर्निंग बॉडी का एक परमानेंट मेंबर है 1922 से। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। इंटरनेशनल लेबर ऑफिस एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट है आईएलओ का और इसमें एक डायरेक्टर जनरल होता है जिसे हर 5 साल में गवर्निंग बॉडी इलेक्ट करती है, हमने अभी देखा था। नाउ द डायरेक्टर जनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ ऑफिस एंड अदर ड्यूटीज एज मे बी असाइंड। मतलब जो भी इसके एक्टिविटीज़ होंगी या ऑफिस की जो ड्यूटीज़ होंगी वो सभी डायरेक्टर जनरल रिस्पॉन्सिबल होता है उनके लिए। नाउ आईएलओ जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस जो है, वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ का सेंटर है, ठीक है। इसके मेन फंक्शंस में आते हैं कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू लेबर कंडीशंस इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया भर में जो भी लेबर कंडीशंस हैं उन सभी की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम है इसका। नेक्स्ट, एक रिसर्च कंडक्ट करना सर्टेन मैटर्स पर, जो भी गवर्निंग बॉडी इसे बताएगी उस पर एक रिसर्च भी कंडक्ट करना इसका काम होता है। नाउ गवर्निंग बॉडी के डायरेक्शंस पर इसे डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, ठीक है, जो भी उनकी कॉन्फ्रेंस की मीटिंग का एजेंडा होगा उससे रिलेटेड। एंड कैरी आउट द ड्यूटीज रिगार्डिंग द इफेक्टिव ऑब्जर्वेंस ऑफ कन्वेंशंस, यानी कि जो भी कन्वेंशन से रिलेटेड जो भी ड्यूटीज़ होती हैं वो सब भी ये ऑफिस जो है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस ये कंडक्ट करता है। अब आता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इन सभी कन्वेंशंस को सबसे पहले आपको याद रखना है, ज़्यादा नहीं है, टोटल 10 कन्वेंशंस हैं जिसमें से 4 इंडिया ने रेटिफाई नहीं की हैं, 6 इंडिया ने रेटिफाई की हैं। मैंने कलर कोड करके इनको इंक्लूड किया हुआ है, जिसमें रेड यानी कि इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया हुआ है, ग्रीन यानी कि इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है। नाउ सी, टोटल 190 कन्वेंशंस हैं जिसमें से इंडिया ने 47 कन्वेंशंस और एक प्रोटोकॉल रेटिफाई किया हुआ है, जिसमें से फंडामेंटल कन्वेंशंस जो हैं कुल 10 हैं जिसमें इंडिया ने 6 रेटिफाई की हैं। गवर्नेंस कन्वेंशंस कुल 4 हैं, इंडिया ने 3 रेटिफाई की हैं। और टेक्निकल कन्वेंशंस जो टोटल 178 हैं उनमें से इंडिया ने 38 रेटिफाई की हुई हैं। नाउ फंडामेंटल कन्वेंशन सबसे पहले देखते हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, जिसे इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है, इसमें 2 कन्वेंशंस आती हैं, कन्वेंशन नंबर 87 एंड 98। 87 बात करती है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स टू ऑर्गेनाइज, ठीक है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। 98 राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, इन दोनों को इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है। नेक्स्ट आती है एलिमिनेशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, यानी कि जो बंधुआ मजदूरी जिसे कहते हैं फोर्स्ड लेबर, उसको एलिमिनेट करने के लिए 2 कन्वेंशंस हैं, कन्वेंशन 29 एंड 105। कन्वेंशन नंबर 29 बात करती है फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन और 105 है एबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन। नेक्स्ट, एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर 138, 182। 138 बात करती है मिनिमम एज कन्वेंशन है, ठीक है, और 182 है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, यानी कि जो हैजार्डस इंडस्ट्रीज़ में जो चाइल्ड लेबर है उसके बारे में बात करती है, उसे एलिमिनेट करने के लिए। नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कन्वेंशन नंबर 100 एंड 111। इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन एंड डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन कन्वेंशन। अब देखिए इन कन्वेंशंस को जो नंबर हैं इनके वो भी आपको याद रखने होंगे, क्योंकि
एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इस नंबर की कन्वेंशन में क्या लिखा हुआ है या फिर किस बारे में बात करता है ये। ओके, और इसके लिए आप अपनी शॉर्ट ट्रिक्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वल रेम्यूनरेशन जो है वो 100 है, तो मतलब 100 को इक्वल कर दो 50-50 इक्वल। ओके, इक्वल हो गया। एंड डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन यानी कि 1-1-1 जो है वो तीनों सेम ही हाइट के हैं, तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन टाइप का थिंग, जो भी आपको सही लगे आप अपने एक शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हैं याद रखने के लिए, जो कि ईजी रहे, बट याद रखने होंगे आपको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम का लेवल भी ईजी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि नंबर ना पूछे जाएं या फिर ईजी एग्ज़ाम आए, ऐसा नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, ये जो दो कन्वेंशंस हैं सेफ़ एंड हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ये 2022 में ऐड किए गए हैं और इसमें कन्वेंशन नंबर 155 और 187 ऐड है। 155 बात करता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन, हेल्थ के बारे में, और 187 बात करता है प्रमोशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ओके, और ये भी इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया हुआ है। नाउ गवर्नेंस, जो टोटल 4 हैं, इनमें से 3 इंडिया ने रेटिफाई किए हुए हैं, जिसमें कन्वेंशन 081 है लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन, 122 है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन, 144 है ट्राईपार्टाइट कंसल्टेशन इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स कन्वेंशन। ओके, और एक प्रोटोकॉल जो है वो P89 नाइट वर्क वुमन कन्वेंशन, इससे रिलेटेड है ये। तो ये चीज़ें, ये जो कन्वेंशंस हैं, गवर्नेंस कन्वेंशंस हैं, प्रोटोकॉल है, ये आपको याद रखने ज़रूरी हैं। ओके, और ये ILO की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ एक स्क्रीनशॉट है, इसे आप एक बार पढ़ लीजिए, जो ऑलरेडी ऊपर हम पढ़ चुके हैं वही इसमें लिखा हुआ है। ओके, नाउ ILO डिक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट एट वर्क, जिसे 86th सेशन में अडॉप्ट किया गया था 1998 में, और इसे अमेंड किया गया है 110th सेशन जो कि 2022 में हुआ था। और ये बेसिकली बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ को अपहोल्ड करने की बात करता है। ठीक है, और इसमें इसकी जो ऑब्लिगेशंस और कमिटमेंट्स हैं ये वही हैं जो अभी हमने ILO के कन्वेंशन में पढ़ी हुई हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड इफेक्टिव रिकॉग्निशन ऑफ राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड कंपल्सरी लेबर, इफेक्टिव abolition ऑफ चाइल्ड लेबर, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन, सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, जो ऑलरेडी कन्वेंशंस में लिखा हुआ है वो ही ऑब्लिगेशंस और कमिटमेंट इस डिक्लेरेशन में भी अडॉप्ट की गई थी। अब ILO कुछ इंडाइसिस डेटाबेस मैगजीन्स भी पब्लिश करता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लास्ट EPFO एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो कि WSPR से रिलेटेड था, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। अब देखिए इसकी जो भी मेरे लिए क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के तौर पर पूछा गया था। ठीक है, तो इसीलिए जो भी ये रिपोर्ट्स या इंडाइसिस आते हैं इनकी आप समरी पढ़ सकते हैं, आपको इंटरनेट पर ईजिली मिल जाएगी, और अगर ना भी मिले तो आप किसी भी AI एजेंट से पूछ सकते हैं, वो आपको ईजिली आपकी इसकी समरी प्रोवाइड करवा देगा। और ये भी बताता है, ये क्वेश्चन जो आया था, कि करंट अफेयर्स कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, लेबर जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके पर्सपेक्टिव में भी करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेबर मिनिस्ट्री या लेबर ब्यूरो के भी कई मैगजीन्स और रिपोर्ट्स जो पब्लिश होती हैं उन्हें भी आप ज़रूर पढ़ लीजिए एक बार एग्ज़ाम के पहले, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब जो मेजर रिपोर्ट्स इंडाइसेस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, जो कि ग्लोबल लेबर मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करती है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वेज से रिलेटेड है। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ, ILO's ग्लोबल लेबर स्टेटिस्टिक डेटाबेस एंड इंटरनेशनल लेबर रिव्यू, बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल है ये ILO की। ठीक है, एकेडमिक जर्नल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल लेबर जर्नल है ये। अब कुछ और इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो दुनिया भर में हैं उनके बारे में इन्हें एक बार आपको ओवरव्यू ले लीजिए, एक बार देख लीजिए इनको, ये किस बारे में है। सबसे पहले देखते हैं MNE डिक्लेरेशन। इसमें MNE का मतलब ही है मल्टीनेशनल एंटरप्राइज। मल्टीनेशनल एंटरप्राइज का ये डिक्लेरेशन है, और ये एक ट्राईपार्टाइट डिक्लेरेशन है ऑफ प्रिंसिपल्स कंसर्निंग मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस एंड सोशल पॉलिसी। इंडिया ने इसे रेटिफाई नहीं किया हुआ है, और ये 1977 में इसे अडॉप्ट किया गया था। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये बेसिकली एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। जो भी मेंबर कंट्रीज इसे रेटिफाई करेंगी उनके लिए ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, और इंडिया ने इसे 1979 में रेटिफाई किया हुआ था। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 6 राइट टू वर्क, देखिए इनके स्पेसिफिक आर्टिकल्स आपको ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार एटलीस्ट
पता होने चाहिए कि किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। ओके, आर्टिकल 6 राइट टू वर्क, 7 फेयर वेजेस एंड फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क, आर्टिकल 8 यूनियन राइट्स के बारे में बात करता है, आर्टिकल 9 सोशल सिक्योरिटी, आर्टिकल 10 एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑलरेडी जो चीज़ें हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वही इसके आर्टिकल्स में भी लिखी हुई हैं, और इसीलिए आपको बस पता होना चाहिए कि इसमें आखिर है क्या। नाउ इन ऑब्लिगेशंस को अपहोल्ड करने के लिए इंडिया ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुका है कई पॉलिसीज, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, और मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो कि सिक्योर करता है लाइवलीहुड और बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मिनिमम वेजेस या फेयर वेजेस भी सपोर्ट करता है। अब मनरेगा जो है वो ओरिजिनली इंप्लीमेंट की गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 41 और 47 को इंप्लीमेंट करने के लिए, 41 राइट टू वर्क एंड 47 रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, आर्टिकल 32 इसका इंपॉर्टेंट है बस, जो कि चाइल्ड राइट्स की चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन की बात करता है। नेक्स्ट, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन, 1979 की है ये। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स, ओके, एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज, ये 1990 की है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि SDG एट प्रेजेंट इन फोर्स हैं और 2030 तक तो एटलीस्ट हैं ही। तो इसका जो गोल 8 है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हमारे लिए इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। SDG के पहले MDG फोर्स में थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2000 में अडॉप्ट किए गए थे, सन 2000 में, और ये भी 15 सालों के लिए अडॉप्ट किए गए थे, 2015 तक। 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया गया था 2030 तक के लिए। MDG में कुल 8 गोल्स थे और SDG में कुल 17 गोल्स हैं। ओके, तो इसका बस गोल 8 जो है वो आपको इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस लेबर स्पेसिफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ऑल्दो करंट के बेसिस पर जो नीति आयोग अपनी SDG रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करंट के फॉर्म में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, देखिए 1948 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया गया था थ्रू रेजोल्यूशन 217A। और ये बेसिकली पहली बार ऐसा एक फ्रेमवर्क रिलीज़ किया गया था जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, पूरी दुनिया भर में फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की बात करता है, एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करता है। और अब तक का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट इसे माना जाता है, और 500 से भी ज़्यादा भाषाओं में इसे अब तक ट्रांसलेट किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कुल इसमें 30 आर्टिकल्स हैं, जिसमें से हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जो कि लेबर से रिलेटेड है हमारे लिए। आर्टिकल 20, एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन। आर्टिकल 22, एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी एवरीवन हैज़ द राइट टू सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी की बात करता है ये, सोशल कल्चरल राइट्स, ठीक है, और इंडिविजुअल के पास इतनी डिग्निटी होनी चाहिए कि वो अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सके। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 23, जो कि राइट टू वर्क, फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड राइट टू फॉर्म एंड ज्वाइन ट्रेड यूनियंस की बात करता है। आर्टिकल 24, राइट टू रेस्ट एंड लीजर, यानी कि वर्किंग आवर्स पर भी एक लिमिटेशन सेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 24 घंटे काम कराओ या 20 घंटे काम कराओ, जो कि कई इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया में बात करते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। राइट टू रेस्ट भी मिलना चाहिए, आराम करने का भी अधिकार होना चाहिए वर्कर के पास। आर्टिकल 25, राइट टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिक्वेट फॉर हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, सिर्फ खुद की हेल्थ एंड वेल बींग नहीं बल्कि फैमिली की भी हेल्थ एंड वेल बींग की एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। ओके, मदरहुड एंड चाइल्डहुड के स्पेशल केयर और असिस्टेंस की बात भी आर्टिकल 25 करता है। ओके, तो ये थी आज की क्लास। अब इससे रिलेटेड कुछ PYQs, ऑलमोस्ट इसमें 4 PYQs हैं जो कि सिर्फ EPFO से रिलेटेड हैं अभी, ठीक है। EPFO के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, EO, AO या फिर APFC, उससे रिलेटेड हैं। बट आने वाले टाइम में ALC और बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स जो कि लेबर लॉस को एड्रेस करते हैं, उनसे रिलेटेड PYQs भी मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूँगा, जहाँ से आप उन्हें ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। उनकी आंसर की भी मैं उसके साथ ही अपलोड करूँगा। अब देखिए, ILO की जो हमने रिपोर्ट इंडाइसिस मैगजीन्स में देखा था,
WSPR उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ था जो कि करंट के बेसिस पर था, ठीक है, करंट अफेयर्स के बेसिस पर था। इसीलिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप अगर पूरी रिपोर्ट और ऑब्वियसली नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि इनकी रिपोर्ट्स बहुत बड़ी होती हैं, कई पेजेस की होते हैं, 500-600 पेजेस तक की होती हैं, और एक क्वेश्चन के लिए इतना पढ़ना सही नहीं होगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। इसीलिए इनकी समरी आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर कन्वेंशंस अडॉप्टेड बाय ILO हैज़ नॉट बीन रेटिफाइड बाय इंडिया। कन्वेंशन से क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। नाउ एवरीवन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी हैज़ द राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हमने अभी अभी पढ़ा था UDHR के जो डिक्लेरेशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसमें आर्टिकल, आप किस आर्टिकल में है ये आपको बताना है, ठीक है। ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ है बट स्टिल आप बता सकते हैं। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एम्स एंड पर्पसेस ऑफ ILO एज पर फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन। अब देखिए यहाँ पर UPSC अपना गेम खेलता है। देखो चारों ही ऑप्शंस जो हैं अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़े तो आप ज़रूर गलत लगा कर आएंगे, क्योंकि इन ऑप्शंस को अगर आप शुरू में देखेंगे, लेबर इज़ नॉट अ कमोडिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पॉवर्टी एनीवेयर कॉन्स्टिट्यूट डेंजर टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, वॉर अगेंस्ट वांट, चारों ही ऑप्शंस उसमें फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन में लिखे हुए हैं। बट जब आप इन्हें पूरा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें गलती कहाँ है, ओके। तो इसे आप अटेम्प्ट कीजिए और हमेशा क्वेश्चन को और ऑप्शंस को पूरा पढ़कर ही अपना आंसर लगाइए, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर देते हैं और ये बहुत ही मतलब एक सिली मिस्टेक्स में काउंट होता है, तो ऐसी कोई भी गलती मत कीजिए। आप पूरे ऑप्शंस पढ़िए, पूरे क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही अपना आंसर लगाइए, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास से हम कोड ऑन वेजेस में जितनी भी एक्ट्स को सबस्यूम किया गया है, पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, उन सभी से शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।